प्रिय विद्यार्थी साथियों, प्रतिभाशाली युवाओं का लक्ष्य होता है लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा में पहुंचकर जनता की सेवा करना और एक प्रतिष्ठित जिंदगी व्यतीत करना। बहुत जल्दी चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की सिलसिलेवार तैयारी प्रारंभ करवाई जाएगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल कुछ वीडियोस के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस की चर्चा करते हैं। 3 वीडियोस की यह सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत लाभदायक है ही जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। उन विद्यार्थियों को भी इसमें अनेक काम की बातें मिलेंगी जो 1-2 बार पीएससी की परीक्षा दे चुके हैं। सीरीज के पहले वीडियो में राज्य सेवा परीक्षा की पूरी योजना को समझ लेते हैं। इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। डॉक्टर चौबे सर 5 बार पीएससी का साक्षात्कार देकर विभिन्न पदों पर चयनित हो चुके हैं। डॉक्टर चौबे सर को आमंत्रित करें उसके पहले एक और आवश्यक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को एमपीपीएससी परीक्षा के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। जैसा कि निर्देशित किया गया कि मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा के चरणों के बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि आप यह समझ सकें कि यह परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण है और कितना समय, समर्पण, निष्ठा और सही दिशा में तैयारी की अपेक्षा करती है। राज्य सेवा परीक्षा के कुल 3 चरण होते हैं। पहले चरण को हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरे चरण को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कहा जाता है और तीसरे तथा अंतिम चरण को साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। ये तीनों ही चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक चरण को पार करके ही हम दूसरे चरण में पहुंच पाते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि अंतिम चरण के लिए जो प्रावीण्य सूची बनती है उसमें पहले चरण के अंकों की भूमिका नहीं होती, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण की अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके बारे में आगे या अन्य वीडियो में और विस्तार से हम बात करेंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिलाकर 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र को सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र कहा जाता है और द्वितीय प्रश्न पत्र को सामान्य अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न पत्र 2-2 घंटे की अवधि के होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जाहिर है कि आपको 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने होते हैं। 200 अंकों के 100 प्रश्नों वाले इन प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम और इनकी अन्य विशिष्टताओं के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हतादायी परीक्षा है, स्क्रीनिंग टेस्ट है या एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश ले लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जब आप सम्मिलित होते हैं तो कितने परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस वर्ष यानी जब आप परीक्षा दे रहे हैं उस वर्ष कुल पोस्ट की संख्या कितनी है, यानी विभिन्न पदों की संख्या कितनी है। जितने पद विज्ञापित किए जाते हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कुल 300 पद विज्ञापित किए गए हैं, तो 300 में अगर हम 15 का गुणा करें तो 4500 परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे।
आपको जानकारी होगी ही, न है तो इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है कि इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या लाखों में होती है, कभी 5-6 लाख तक भी पहुंच जाती है। अपन एक अनुमान लगा लें कि यदि 5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं और उसमें से केवल 4500 परीक्षार्थी ही प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कि 4,95,500 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। आप चयनित तभी हो पाएंगे जब आपकी तैयारी 4,95,500 अभ्यर्थियों से ज़्यादा बेहतर होगी। इससे आप प्रतिस्पर्धा की जटिलता का अंदाज़ लगा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में पहला अंतर तो यही हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा जहां वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा थी, वहीं पर मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा होगी। इसका मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में आपने प्रश्नों के उत्तर के गोले लगाए। OMR शीट पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा होती है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपको एक OMR शीट दे दी जाती है जिसमें आप सही विकल्प का गोला भर देते हैं और इस तरह से वो परीक्षा हो जाती है। लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। मुख्य परीक्षा में आपको विभिन्न शब्द सीमा के अंतर्गत अनेक प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा आप हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दे सकते हैं। जिस भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है, आप अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस भाषा के माध्यम से आप उत्तर लिखेंगे। तो भाषा को बहुत अच्छा आप पहले से बनाते चलिए, अन्यथा मुख्य परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में केवल 2 प्रश्न पत्र हुए थे, अब मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या बढ़ जाएगी और ये दोनों परीक्षाओं में दूसरा अंतर होगा। मुख्य परीक्षा में अब आपको 6 प्रश्न पत्र देने होंगे। इन 6 प्रश्न पत्रों में से 4 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे, 1 प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा और 1 प्रश्न पत्र हिंदी निबंध का होगा। आइए थोड़ी सी बात और इन प्रश्न पत्रों के बारे में कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का होगा, पहला, जिसको सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र भी हम कह सकते हैं, उसमें इतिहास और भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे की अवधि रहेगी। कुल 300 अंकों के लिए यह परीक्षा होगी, जिसको आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से दे सकेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको हम सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र कह सकते हैं, इसके अंतर्गत 3 विषयों के प्रश्न समाविष्ट होंगे। कौन कौन से 3 विषय? राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। अवधि पुनः आपको 3 घंटे मिलेगी। 300 अंकों के पूर्णांक होंगे। इसको भी आप हिंदी या अंग्रेजी में हल कर सकेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र, जिसको हम सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रश्न पत्र कह सकते हैं, इसकी विषय वस्तु विज्ञान एवं तकनीकी होगी। 3 घंटे की अवधि होगी, 300 पूर्णांक होंगे। हिंदी अथवा अंग्रेजी में आप इसे हल कर सकेंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें, जिसको हम सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र कह सकते हैं, इसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन पर आधारित विषय वस्तु होगी। इस तरह से सामान्य अध्ययन के इन 4 प्रश्न पत्रों पर अगर हम एक पुनरावलोकन वाली दृष्टि डालें तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें आर्ट्स के विषयों की बड़ी भारी भूमिका होगी। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। जहाँ तक आर्ट्स के अलावा अन्य क्षेत्रों की बात है तो केवल 1 प्रश्न पत्र विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। जाहिर है कि यदि आप BA लेकर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में जिन विषयों का समावेश है, आप बीए का अध्ययन करने के दौरान ऐच्छिक विषय के तौर पर उन्हीं का चयन करेंगे तो समानांतर तौर पर आपकी पीएससी की तैयारी भी होती रहेगी। हमारा सुझाव है कि आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों का चयन करें। पंचम प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो यह सामान्य हिंदी एवं व्याकरण शीर्षक का प्रश्न पत्र है। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक इसके 200 हैं और इसमें आपको उत्तर हिंदी में ही देना होगा। यदि मैंने चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के पूर्णांक 300 बताए हैं तो कृपया इसे सुधार लीजिए। चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का 200 पूर्णांक का होगा। पांचवा प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है वह भी 200 पूर्णांक का होगा। छठे प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो छठा प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का। इसको भी आपको 2 घंटों में हल करना होगा और इसके पूर्णांक 100 हैं। यह केवल हिंदी भाषा में ही हल किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जीके के 4 प्रश्न पत्र हम हिंदी या अंग्रेजी में हल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा एवं व्याकरण तथा निबंध एवं प्रारूप लेखन के प्रश्न पत्रों को हम केवल हिंदी में ही हल कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो प्राय ऐसा समझते हैं कि उनकी हिंदी ठीक नहीं है और MPPSC यदि उनका लक्ष्य है तो ध्यान दे दीजिए कि बिना हिंदी पर पकड़ बनाए आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी, या जिस स्तर की सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बहुत कठिनाई होगी। इस तरह से हमने देखा कि जो पीएससी की मुख्य परीक्षा है वो कुल मिलाकर अगर हम उनके पूर्णांक को अगर हम जोड़ें तो हम पाते हैं कि यह 1400 अंकों की परीक्षा है, जिसमें से 1100 अंक हमारे सामान्य ज्ञान पर आधारित है और 300 अंक हिंदी भाषा, व्याकरण, निबंध और प्रारूप लेखन पर आधारित है। तो 1400 अंकों की यह लिखित परीक्षा हो गई। इसमें आप जितने ज़्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उतनी ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप तीसरे चरण में पहुँचेंगे। मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है। जितने पद विज्ञापित किए गए हैं उनके 3 गुना मुख्य परीक्षा में सफल होकर साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर पदों की संख्या कुल 300 है तो 900 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए भेजा जाएगा। अब स्पष्ट होता है कि कहाँ 5 लाख अभ्यर्थियों ने शुरू में परीक्षा दी थी, उसमें से हमने देखा था कि 4,95,500 परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में बाहर हो गए थे स्पर्धा से, और अब हमने देखा है कि 3600 परीक्षार्थी और बाहर हो गए। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 4,99,100 परीक्षार्थी बाहर हो गए हैं। कुल 900 परीक्षार्थी ही इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं। अब इंटरव्यू तीसरा चरण है। इंटरव्यू के लिए कुल 175 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटरव्यू में सामान्यतः यह देखा गया है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप जिस क्षेत्र पर निवास करते हैं वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यटन से संबंधित विशिष्टताएं, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उस पर आधारित प्रश्न, जिन पदों को आपने प्राथमिकता दी है, प्राथमिकता क्रम जिन पदों का तय किया है पीएससी के लिहाज से, उन पदों पर आधारित प्रश्न, शासन प्रशासन से संबंधित प्रश्न, और साथ ही साथ उन दिनों करंट इवेंट्स में जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जो चर्चा में व्यक्ति होते हैं, घटनाएं होती हैं, स्थान होते हैं, उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉबीज़ पर प्रश्न होते हैं और इस तरह से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए जो भी विषय के क्षेत्र हो सकते हैं उन पर आधारित प्रश्न आपसे साक्षात्कार में पूछे जाते हैं।
मुख्य परीक्षा जो 1400 अंकों की थी, साक्षात्कार जो 175 अंकों का था। कुल मिलाकर यह जो 1575 अंक हुए हैं, इन 1575 अंकों में से जितने अंक आपके प्राप्त होंगे उसके आधार पर मेरिट में आपका स्थान सुनिश्चित होगा। कोशिश कीजिए कि 60% से अधिक अंक आप लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कर सकें ताकि आपको अंतिम सफलता मिल सके। अंत में कुल मिलाकर कितने परीक्षार्थी सफल होंगे? अगर 300 पद हैं तो 300 ही परीक्षार्थी सफल होंगे, यानी फिर से एक बार 600 परीक्षार्थी पुनः स्पर्धा से बाहर हो गए और उन्हें अब अगली बार के विज्ञापन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। स्पष्ट हो जाता है कि बहुत कठिन और बहुत ज़्यादा परिश्रम मांगने वाली यह परीक्षा है, लेकिन याद रखना है कि इसमें सफल होने वाले लोग भी आपके और हमारी तरह के इंसान ही होते हैं। यदि वे सफल होकर उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकेंगे। आपके मन में शायद यह जिज्ञासा हो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कौन कौन से पदों पर नियुक्ति होती है। तो बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण के पद होते हैं वो होते हैं डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद। इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं, जैसे आपको सूची स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि स्टेट अकाउंट्स सर्विस होती है, जिसके माध्यम से अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं। टैक्स ऑफिसर होते हैं, या अपन कहें कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद होता है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर पीएससी के माध्यम से चुने जाते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है उसमें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनते हैं वह भी इससे होते हैं। लेबर ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं, रोजगार अधिकारी जिसको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं वो भी इससे होते हैं। नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह से अनेक पद पीएससी के माध्यम से विज्ञापित होते हैं और आपके अंकों की रैंकिंग के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से आपने एक सामान्य परिचय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा का आपने देखा। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको याद दिला दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र थे, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसमें दूसरे चरण में जाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है सामान्य अध्ययन की। उसमें 100 में से आप जितने अधिक सही प्रश्न हल करेंगे उतनी ही संभावना मुख्य परीक्षा में होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण वाला जो प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र है, अर्थात उसमें आपको निर्धारित अंक प्राप्त करना है। उतने अंक प्राप्त कर लेने के बाद उस प्रश्न पत्र की महत्ता समाप्त हो जाती है। क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक लाना होगा आपको? यदि आप मान लीजिए कि अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थी हैं तो आपको न्यूनतम 40% अंक लाना होगा, और यदि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम 30% अंक लाना होगा। इतने अंक लाने से आप क्वालिफाई हो जाते हैं और फिर मुख्य परीक्षा में आप पहुंचने के लिए इस सेकंड पेपर के आधार पर क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन पहुंचेंगे आप फर्स्ट पेपर यानी सामान्य अध्ययन के पेपर में आने वाले अधिकतम अंकों के साथ। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, परीक्षा योजना को आप अच्छे से समझ लीजिए और अगले वीडियोस की आप प्रतीक्षा कीजिए। इसके ठीक बाद हो सकता है कि कल ही आपको एक वीडियो मिले जिसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों का सिलेबस आपको विस्तार से समझाया जाएगा। इसके पश्चात तीसरे वीडियो में आपको मुख्य परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा और 6 प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अर्थात उनके लिए शब्द सीमा आदि कैसी होती है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो इस श्रृंखला पर आप अपनी दृष्टि बनाए रखिए
चौथे वीडियो से लगाकर आगे के कुछ वीडियोस में आपको पाठ्य सामग्री के बारे में बताया जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी है, इसी तरह से मुख्य परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करें। ये सब भी आगामी वीडियोस में आपको देखने सुनने को मिलेगा। और जैसा कि पूर्व में घोषित किया गया, यथाशीघ्र हम लाइव आकर सिलेबस के प्रत्येक बिंदु के आधार पर हमारी तैयारी को हम शुरू करेंगे। मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए प्रीति गुलवानिया जी और चैनल का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा के तीनों चरणों की जानकारी स्पष्टता के साथ दी, तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।